हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट स्टडी चैनल। दोस्तों, पिछले 15 दिनों में हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। वीडियो इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि काफ़ी ट्रैवलिंग कर रहे थे और वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे लिए उस समय पॉसिबल नहीं था। तो हमारा SBI PO का जो हमने एक इंग्लिश न्यू पैटर्न का सीरीज़ शुरू किया था, उसे अभी हम कंटिन्यू करेंगे और ये उसमें 4th वीडियो है। तो आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो न्यू नोटिफिकेशन आइकॉन है, बेल आइकॉन, उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस रेगुलर मिलते रहें। और अभी हम डेफिनेटली आपको एश्योर करते हैं कि डेली आपको ये नए पैटर्न के जो वीडियोज़ है वो मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 4 sentences. Each sentence has pairs of words or phrases that are italicized and highlighted. From the italicized and highlighted words or phrases, select the most appropriate words or phrases to form correct sentences and select the best alternative. तो हर सेंटेंस में 2 वर्ड्स या 2 फ्रेजेस रहेंगे और वो जो पेयर है उसमें से करेक्ट यूजेज वाला जो वर्ड है वो हमें सिलेक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 5 सेंटेंसेस है। इस पैटर्न के वीडियोस हमने पहले भी दिए हैं, तो ये पैटर्न तो आपसे के लिए कोई नया या कोई स्ट्रेंज नहीं होगा। फिर भी अगर आपको पहले वाले वीडियोस भी देखने हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको यहाँ पर कॉर्नर में मिल जाएगा, तो आप उधर से देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है वो पढ़ते हैं। दे अवेकेंड, दे सेट अप, and the enormity or enormousness of their situation burst upon them. चलिए मीनिंग देखते हैं। enormity and enormousness. What is enormity? तो enormity का मतलब क्या होता है? क्वालिटी ऑफ, कह सकते हैं मेजर इम्पोर्टेंस और इम्पैक्ट। मतलब कोई ऐसा सिचुएशन या कुछ ऐसी घटना, कोई ऐसी चीज़ जिसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो या जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो ये होता है आपका इनॉर्मिटी। अच्छा, इनॉर्मसनेस, इनॉर्मसनेस का मीनिंग भी देखते हैं। इनॉर्मसनेस इज मोर अबाउट बीइंग ह्यूज, ग्रेट साइज, या कह सकते हैं नंबर और डिग्री, दैट इज इनॉर्मसनेस। मतलब चीज़ का बहुत कोई बड़ी चीज़ या कोई बहुत बड़े नंबर में, बहुत बड़ी मात्रा में, वो होता है इनॉर्मस या इनॉर्मसनेस। एंड इनॉर्मिटी इज मोर अबाउट अ क्वालिटी। अब ये सेंटेंस में देखिए, दे अवेकेंड, दे सेटअप, वो लोग उठे, वो बैठे, और क्या हुआ? The enormity और enormousness of their situation burst upon them. वो सिचुएशन, जो जिस सिचुएशन में वो थे, वो सिचुएशन इतना ही कुछ बहुत मेजर इंपॉर्टेंस या कुछ ऐसा था जिससे कि वो घबरा गए। बर्स्ट अपॉन देम मतलब अचानक से उनके ऊपर आ गया। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी। यहाँ पर सिचुएशन की कोई साइज या नंबर की बात नहीं हो रही है, उसके इम्पैक्ट की बात हो रही है। सो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट वर्ड आपका आ जाएगा इनॉर्मिटी। नेक्स्ट वन लेते हैं। टू वॉट लेंस हैव दे सर्च्ड फॉर द एक्सटेंट और एक्सटेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द गेटिसबर्ग एड्रेस। ओके, नाउ एक्सटेंट, व्हाट इज एक्सटेंट? एक्सटेंट का मीनिंग देखते हैं। एक्सटेंट मीन्स स्टिल एग्जिस्टिंग, जो अभी भी मौजूद है। कह सकते हैं नॉट लॉस्ट, जो खोया नहीं है। कह सकते हैं नॉट डिस्ट्रॉयड, जो नष्ट नहीं हुआ है, या जो खराब नहीं हुआ है। तो वो हो गया आपका एक्सटेंट। और दूसरा वाला है एक्सटेंट। नाउ व्हाट इज एक्सटेंट? एक्सटेंट कह सकते हैं स्कोप या रेंज, कोई एरिया, कोई स्कोप। जैसे कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन, जो सिटी का जुरिस्डिक्शन है वो कहाँ तक है, उसका रेंज कितना है, उसका स्कोप कितना है। या किसी चीज़ का कह सकते हैं लिमिट,
यूजिंग टैलेंट टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, अपने टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एक रेंज या स्कोप तक, लिमिट तक उसको यूज़ करना। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, टू वॉट लेंस हैव दे सर्च्ड फॉर द एक्सटेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स। टू वॉट लेंस हैव दे सर्च्ड मतलब कहाँ तक, कितनी दूरी तक उन्होंने खोजा है, दे हैव सर्च्ड, क्या खोजा है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द गेटिसबर्ग एड्रेस। जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं, जो पुराने राइटिंग्स होते हैं, ओरिजिनल राइटिंग्स, उनको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट, यहाँ पर किसकी बात हो जा रही है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट है जो शायद खो गए हो। तो यहाँ कहा जा रहा है टू व्हाट लेंस हैव दे सर्च्ड फॉर द एक्सटेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग है, जो खोए नहीं है, उनको खोजा, उनको उन्होंने कितना खोजा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा एक्सटेंट, जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जो खोए नहीं है। नंबर सी, द कॉयर बॉयज एक्सल्टेड और एक्सॉल्टेड, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में ध्यान दीजिए, दोनों में डिफरेंस होता है। दिस इज एक्सल्टेड एंड सेकेंड वन इज एक्सॉल्टेड। When they discovered they were to, sorry, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, they were to sing. The choir boys exulted or exalted when they discovered they were to sing before such an audience. Okay, चलिए मीनिंग देखते हैं। तो फर्स्ट है exulted। exulted का मीनिंग क्या है, extremely joyful, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा। टू लीप फॉर जॉय, खुशी से उछलना। जैसे समझ लीजिए कि आपका IBPS में एकदम फाइनल सिलेक्शन हो जाए, इंटरव्यू तक, और आपको ऑफर लेटर आ जाए बैंक से, तो क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, आप खुशी से जंप करेंगे। तो वो हो गया एक्सल्टेड। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सॉल्टेड। तो एक्सॉल्टेड क्या है, एक्सॉल्टेड आप कह सकते हैं हाई पोजीशन, और टू प्रेज समवन, टू प्रेज एंड लिफ्ट समवन, किसी की प्रशंसा करके उसके पोजीशन को ऊपर उठा देना, या कोई बहुत ऊंचा पहुंचा हुआ पोजीशन का व्यक्ति, एक्सॉल्टेड पोजीशन। तो अब यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, आप जरूर समझ गए होंगे। द कॉयर बॉयज मतलब जो गाने वाले लड़के हैं, When they discovered they were to sing before such an audience, तो जब उनको यह पता चला कि कोई बहुत हाई लेवल के ऑडियंस के सामने उन्हें गाना है, तो वो बहुत खुश हो गए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, एक्सॉल्टेड। हाँ, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए एक्सल्टेड। चलिए नंबर डी देखते हैं। द मैनेजर डिस्पाइज्ड देम ऑल एस्पेशली एंड स्पेशली नंदिता। प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, फर्स्ट वाला है एस्पेशली और सेकंड है स्पेशली नंदिता। ओके, तो एस्पेशली एंड स्पेशली, तो फ्रेंड्स ये वाला आपका बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि जहाँ तक मीनिंग की बात है, एस्पेशली और स्पेशली में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मीनिंग के दृष्टि से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मीनिंग, बोथ आर सेम। डिफरेंस कहाँ आता है, यूज करने में, वर्ड के यूजेज में, रिटन इंग्लिश में इस वर्ड के यूजेज में डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या डिफरेंस है। एस्पेशली कब यूज होता है, एस्पेशली हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी एक व्यक्ति को अलग करना है, टू सिंगल आउट वन पर्सन ओवर अदर्स। जहां पर किसी एक इंसान को हाईलाइट किया जा रहा है, तब हम यूज करते हैं ये वाला वर्ड एस्पेशली। स्पेशली कब यूज करते हैं, फॉर सम स्पेशल पर्पस, किसी एक विशेष पर्पस या स्पेशल पर्पस से कोई काम किया जा रहा है, कोई चीज बनाया जा रहा है, तो हम यूज करते हैं स्पेशली। तो ये दोनों के यूजेज का डिफरेंस है, मीनिंग वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, आप समझ गए। द मैनेजर डिस्पाइज्ड देम ऑल, सबकी बुराई की उसने, एस्पेशली स्पेशली नंदिता। तो यहां पर नंदिता को सिंगल आउट किया जा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा स्पेशली। ठीक है। ई, रेन वॉज फोरकास्ट टू कंटिन्यू थ्रू द वीक, स्लोइंग एड एंड रेस्क्यू एफर्ट्स। चलिए मीनिंग देखते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं। फर्स्ट है AID, एड। दिस एड मीन्स हेल्प और
सपोर्ट। अच्छा, AIDE, एड, ये क्या है? ये वाला वर्ड भी पहले के वर्ड से ही आता है, लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है। दिस इज एन असिस्टेंट और हेल्पर। कोई आपको किसी काम में स्पेशली हेल्प कर रहा है तो वो होता है एड। और एड वर्ड जनरली किन लोगों के लिए यूज किया जाता है? जो आपके लिए कुछ कॉन्फिडेंशियल काम कर रहे हैं, कुछ सीक्रेट, तो हम इसे यूज करते हैं एड। तो यहां पर क्या आएगा? रेन वॉज फोरकास्ट टू कंटिन्यू थ्रू द वीक, मतलब ऐसी फोरकास्ट की गई थी, सॉरी ये कॉमा होगा, ऐसा फोरकास्ट था, ऐसी भविष्यवाणी थी कि रेन, बारिश कंटिन्यू होगी। स्लोइंग एड एंड रेस्क्यू एफर्ट्स, रेस्क्यू एफर्ट्स मतलब वहां पर लोगों को रेस्क्यू करना, लोगों को समस्या से बाहर निकालना। तो ये जो कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा? एड, AID, क्योंकि यहाँ पर हेल्प की बात की जा रही है, किसी ऐसे पर्टिकुलर आदमी की बात नहीं की जा रही है जो कोई कॉन्फिडेंशियल हेल्प दे रहा है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस क्या आ गए? ए, ऑल ए, दैट मीन्स ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। ओके, स्टेटमेंट ए, ही वॉज पोरिंग ओवर हिज बुक्स when he accidentally spilled coffee all over his papers। तो सिचुएशन तो क्या है, आप समझ गए कि वो बुक्स के ऊपर पढ़ रहा था या कुछ ध्यान दे रहा था, जबकि गलती से उसके सारे पेपर्स पर कॉफी गिर गई। मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट है PORING, पोरिंग। सो व्हाट डज पोरिंग मीन? टू रीड और स्टडी विथ अटेंशन, बहुत ध्यान से कुछ पढ़ाई करना, वो हो गया पोरिंग। और POURING, इसका मतलब क्या है? टू सेंड लिक्विड फ्लोइंग, कोई लिक्विड कहीं पर गिर रही है, हाँ, कोई लिक्विड, कोई पानी या कुछ और गिराना, हाँ, वो हो गया पोरिंग। तो यहां पर कॉफी तो उसकी गलती से गिर गई, वो बुक्स के ऊपर क्या कॉफी नहीं गिरा रहा था, कॉफी तो पी रहा था। तो पर वो कर क्या रहा था? वो पढ़ाई कर रहा था। तो यहाँ पर आपका वर्ड जो हो जाएगा PORING, पोरिंग। ठीक है, चलिए बी देखते हैं। द वाटर स्ट्रीम्स थ्रू फॉसेट्स और फेसेट्स, प्रोनाउंसिएशन देखिए, फॉसेट्स, फेसेट्स, in the face of a wall of ancient masonry which stands removed from the houses of the village। तो पानी बह रहा है कहाँ से? किसी दीवार से। in the face of a wall of ancient masonry, कोई पुराने कंस्ट्रक्शन की दीवार है जिससे पानी निकल रहा है। which stands removed from the houses of the village। तो चलिए मीनिंग देखते हैं। फॉसेट्स, फॉसेट का क्या मीनिंग होता है? इट इज ए डिवाइस, ये एक इंस्ट्रूमेंट है दैट कंट्रोल्स फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप। पाइप से कितना पानी बहेगा उसको कंट्रोल करता है, उसके फ्लो को कंट्रोल करता है, उस डिवाइस को कहते हैं फॉसेट। और एक होता है फेसेट। फेसेट क्या है? पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के डिफरेंट फीचर्स या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझना। वो जो एस्पेक्ट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स है उन्हें हम कहते हैं फेसेट और फेसेट्स। तो यहां पर क्या बात की जा रही है? वाटर, पानी के बहने की बात की जा रही है, इसलिए आपका यहां पर आंसर हो जाएगा फॉसेट्स। द वाटर स्ट्रीम्स थ्रू फॉसेट्स। नेक्स्ट वन, एट दैट टाइम आई वॉज इग्नोरेंट और इग्नोरिंग of the events going on elsewhere। ओके, तो देखिए इग्नोरेंट और इग्नोरिंग मीनिंग एक जैसा लगता है, लेकिन एक नहीं है, दोनों डिफरेंट है। व्हाट इज इग्नोरेंट? इग्नोरेंट मीन्स लैकिंग इन नॉलेज, हमें किसी चीज का नॉलेज नहीं है या उसकी जानकारी नहीं है। सो दैट इज इग्नोरेंट। ओके, आई एम ignorant of the crime that was committed in the next house। बगल के घर में कुछ क्राइम हुआ, आई एम ignorant of that, मैं नहीं जानता उसका क्या हुआ। अच्छा, नेक्स्ट इज इग्नोरिंग।
इग्नोरिंग का मतलब क्या होता है, किसी को हम जानबूझकर, हम कहते हैं ना कि जानबूझकर हम उसे इग्नोर कर रहे हैं. रिफ्रेन फ्रॉम नोटिसिंग मीन्स नॉट नोटिसिंग, एंड प्लीज अंडरस्टैंड इट इज इंटेंशनल. हम जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, मतलब किसी को नोटिस नहीं कर रहे हैं. हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम उसे इग्नोर कर रहे हैं. सो यहां पर क्या होगा, एट दैट टाइम आई वॉज इग्नोरेंट और इग्नोरिंग ऑफ द इवेंट्स गोइंग ऑन एल्सेयर. तो यहां पर हो जाएगा इग्नोरेंट. इसका एक और क्लू ये है कि ये जो ऑफ वर्ड है ये वर्ब के बाद नहीं आएगा. यहां पर आई वॉज इग्नोरिंग ऑफ ऐसा नहीं आएगा. अगर इग्नोरिंग होना ही रहा तो होना चाहिए इग्नोरिंग द इवेंट्स गोइंग ऑन एल्सवेयर, इग्नोरिंग ऑफ नहीं. तो ऑफ के साथ इग्नोरेंट कनेक्ट होगा. आई वॉज इग्नोरेंट ऑफ. नेक्स्ट देखते हैं नंबर डी. द हाइनाज सीम टू प्रे और प्रे ओवर देयर किल बिफोर डिवोरिंग इट. दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, प्रे प्रे, लेकिन जो मीनिंग है वो कंप्लीटली डिफरेंट है. सो फर्स्ट प्रे ये क्या है, ये तो आप जानते ही हैं, नो, ऑफर टू गॉड. रिक्वेस्ट, क्या भगवान को क्या ऑफर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट्स. So that is pray, P-R-A-Y. And what is P-R-E-Y, pray? Hunting animal for food. देखिए दोनों के मीनिंग में कोई कनेक्शन ही नहीं है. तो यहां पर क्या होगा, द हाइनाज, हाइना एक तरह के एनिमल होता है हाइना. इट सीम टू प्रे ओवर देयर किल बिफोर डिवोरिंग इट. उसको खाने से पहले उसे उन्होंने क्या किया, हंट किया. ये वाला मीनिंग आपका करेक्ट आएगा क्या, सीम टू प्रे ओवर देयर किल बिफोर डिवोरिंग इट. ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है. ये क्यों ट्रिकी है, देखिए, द हाइनाज सीम टू प्रे ओवर देयर किल बिफोर डिवोरिंग इट. अब प्रे का क्या मीनिंग है यहां पर, टू हंट द एनिमल फॉर फूड. ओवर देयर किल, किल मीन्स व्हाट, किल मीन्स दे हैव ऑलरेडी किल्ड इट. उसको ऑलरेडी उन्होंने मार दिया है. डिवोरिंग मीन्स टू ईट, उसको खाने से पहले उसे उन्होंने मार दिया है. तो अब उसके ऊपर PREY प्रे और क्या होने वाला है, वो तो यहां पर ये कुछ फिट नहीं बैठता है. ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आप देखिए प्रे का एक और मीनिंग होता है. ये तो लिटरली मीनिंग था, ऑफर टू गॉड रिक्वेस्ट. हम आपको यहाँ पर एक और मीनिंग देते हैं, चलिए इधर लिख के देते हैं तो ये थोड़ा आपको क्लियरली नोटिस होगा. प्रे ओवर समथिंग, PRAY, ये एक फ्रेज है, टू प्रे ओवर समथिंग. व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स ग्रेस ओवर ए मील. खाने की चीज को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, वो भी एक मीनिंग होता है, टू प्रे ओवर समथिंग, टू ग्रेस ओवर ए मील. तो यहां पर ऑप्शन लग रहा है कि PREY होगा, लेकिन एक्चुअली PREY नहीं होगा. यहां पर ऑप्शन होगा PRAY, प्रे. तो ये वाला आपका बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था. नंबर E, द प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस फॉर कंटिन्यूड एंड सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट्स इन ह्यूमन वेलबींग ऑन आवर प्लेनेट इज एट बेस्ट गार्डेड. सो प्रोग्नोसिस एंड डायग्नोसिस, यहाँ पर किन की बात की जा रही है, हमारे प्लेनेट पर, हमारे अर्थ प्लेनेट पर ह्यूमन वेलबींग, हाँ, इंसानों का क्या है फायदा, उनका वेलफेयर, वेलबींग, कंटिन्यूड एंड सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट, लगातार इंप्रूवमेंट्स होते रहना. सो प्रोग्नोसिस, व्हाट इज प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस इज फोरकास्ट, या कह सकते हैं प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी, दैट इज प्रोग्नोसिस. डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस तो आपने सुना होगा, जैसे डॉक्टर डायग्नोसिस करता है बीमारी का, टू प्रोसेस और एनालाइज इंफॉर्मेशन. तो यहां पर क्या होगा, द प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस फॉर कंटिन्यूड एंड सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट्स इज एट बेस्ट गार्डेड. तो यहाँ पर सस्टेनेबल कंटिन्यूड इंप्रूवमेंट की बात की जा रही है, यहाँ पर डायग्नोसिस का कुछ काम नहीं है, ये है प्रोग्नोसिस,
फ्यूचर प्रिडिक्शन, तो फ्यूचर में जो इम्प्रूवमेंट्स होंगे उसका जो प्रिडिक्शन है वो क्या है, एट बेस्ट गार्डेड। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस क्या आ गए, ए। फिर से वही ऑप्शन आया, सारे ऑप्शंस हैं ए। चलिए नेक्स्ट देते हैं। यहाँ पे मीनिंग्स देखते हैं। 3A, द गेरिलाज आर फर्मेंटिंग और फोमेंटिंग रेवोल्यूशन ऑल ओवर लैटिन अमेरिका। तो गेरिला ये एक रिबेल्स होते हैं, मतलब जो विद्रोही वो होते हैं, फाइटर्स। फर्मेंटिंग एंड फोमेंटिंग, अच्छा व्हाट इज फर्मेंटिंग? फर्मेंटिंग मतलब कि ये जनरली किन में यूज़ किया जाता है, जैसे हम जो वाइन फर्मेंटिंग कहते हैं, वाइन का फर्मेंटिंग होना, हाँ आपके ग्रेप्स जो होते हैं अंगूर, उनसे भी ये वो सब बनाए जाते हैं फर्मेंटिंग करके। तो ये फर्मेंटिंग आपका एक केमिकल प्रोसेस होता है जिससे जो शराब है वो तैयार की जाती है, और भी कई चीज़ें हैं जो कि ऐसे फर्मेंटिंग प्रोसेस से बनती है। सो दिस इज अबाउट अ केमिकल प्रोसेस। फिर इसके बाद है फोमेंटिंग। फोमेंटिंग, ये जो फोमेंटिंग है ये बेसिकली आपका फोम वर्ड से आता है। किसी लिक्विड के ऊपर फोम आने लग जाता है, मैं देखा है ऊपर धीरे धीरे फोम आता है। तो ये वर्ड का यूजेज कैसा होता है, टू इंस्टिगेट और फॉस्टर रिबेलियन, मतलब कि धीरे धीरे विद्रोह को भड़काना और विद्रोहियों को तैयार करना, तो ये हो जाता है फोमेंटिंग। तो जैसे एक लिक्विड में ऊपर ऊपर फोम निकलने लग जाता है धीरे धीरे, इसी तरह समाज में क्या है, रिबेलियन या विद्रोह धीरे धीरे ऊपर निकल के बाहर आ रहा है, तो दैट इज फोमेंटिंग। तो यहाँ क्या होगा, द गेरिलाज आर फोमेंटिंग रेवोल्यूशन ऑल ओवर लैटिन अमेरिका, फोमेंटिंग। नेक्स्ट, the vile or bile development of slavery in these modern times appalled them to the core. Appalled means shook them, किसी को एकदम शेक हो जाना, मतलब कि शॉक्ड हो जाना है, सरप्राइज्ड हो जाना। उसकी स्लेवरी की बात की जा रही है मॉडर्न टाइम्स में। स्लेवरी मतलब जो लोगों को बेच दिया जाता है, स्लेव्स, दास, वो। तो यहाँ पर आपका पहला वर्ड है वाइल। वाइल मीन्स व्हाट, हाईली ऑफेंसिव, अनप्लेजेंट, बहुत ही कोई खराब चीज, बहुत ही खराब, बहुत ऑफेंसिव, वो है वाइल। या ये भी कह सकते हैं ऑब्जेक्शनेबल, जो कि समाज के रूल्स के विरुद्ध है, रूल्स के अगेंस्ट है। और ये बाइल क्या है, बाइल इज एंगर, हेट्रेड। ह्यूमन बॉडी में भी बाइल आपका आता है, लीवर के कनेक्शन में बाइल वर्ड आता है, तो वो एक डिफरेंट मीनिंग है। यहाँ पर एंगर है, हेट्रेड है। चलिए वो भी लिख देता हूँ, लिक्विड इन लीवर, दैट इज बाइल, हम कहते हैं बाइल जूस। तो यहाँ पर क्या फिट हो रहा है, यहाँ पर लीवर, एंगर, हेट्रेड की कोई बात नहीं हो रही है। द वाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ स्लेवरी, तो स्लेवरी की बात की जा रही है। तो स्लेवरी क्या है, ऑफेंसिव है, अनप्लेजेंट है, ऑब्जेक्शनेबल है, तो ये वर्ड आपका हो जाता है वाइल। नंबर सी, इन व्यू ऑफ द नेशन वाइड प्रोटेस्ट्स द कांग्रेस में एमेंड और एमेंड, देखिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट है, यह है एमेंड, यह है एमेंड, द प्रपोज्ड टैक्स बिल। तो एमेंड क्या है, एमेंड मीन्स टू एडिट और चेंज ए टेक्स्ट, ठीक है। अब एमेंड क्या है वो भी हम देखते हैं। अब देखेंगे कि मीनिंग काफी सिमिलर ही है, टू ऑल्टर, मॉडिफाई, रीफ्रेज, हाँ। तो एमेंड और एमेंड, अब दोनों के मीनिंग के तरफ देखेंगे तो एक जैसा ही है, तो डिफरेंस कहाँ होता है, एमेंड वर्ड जो है ये जनरली पब्लिकेशंस में किया जाता है, पब्लिकेशंस, बुक्स, ये सब में जब हम कुछ टेक्स्ट का कुछ चेंजिंग करते हैं तो वो हो जाता है एमेंड, ठीक है। और एमेंड आपका कहाँ आता है, एमेंड वर्ड आपका आता है लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन,
ये सब के रिलेटेड में अमेंड आता है। जैसे आपने सुना होगा अमेंडमेंट, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट, किसी कानून में कोई अमेंडमेंट है, तो उस केस में ये वाला आता है। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है, प्रोपोज्ड टैक्स बिल, यहाँ पर किसी कानून रिलेटेड चीज़ की बात की जा रही है, कोई टैक्स का बिल है जिसके लिए बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे नेशन, देश में, सो कांग्रेस में amend it. Okay, next. At last I tore my eyes from the ground for a moment and saw that the sky was lightening with the promise of the sun. तो काफ़ी एक जैसा लग रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंस है। पहले वाला है लाइटनिंग और ये है लाइटनिंग, इसमें ई नहीं आता है, ई को प्रोनाउंस नहीं करते। सो फर्स्ट वन लेट अस सी, पहला है आपका lightening. Lightening word comes from lighten, and lighten it means what, become lighter, या कह सकते हैं less dark, कह सकते हैं brighter, अंधेरा कम हो जाना, हाँ, कुछ हल्का हो जाना, ब्राइट हो जाना, वो हो गया लाइटनिंग। और जो दूसरा लाइटनिंग है वो क्या लाइटनिंग है, बिजली, आकाश में जो बिजली चमकती है वो है लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक स्पार्क इन क्लाउड, वो है बिजली, ये है आपका लाइटनिंग। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है, एज आई टोर माई आईज फ्रॉम द ग्राउंड फॉर अ मोमेंट एंड सॉ, तो ये जो यहां पर है एट लास्ट आई टोर माई आईज फ्रॉम द ग्राउंड फॉर अ मोमेंट, मतलब जमीन से मैंने आंखें उठाई एक मोमेंट के लिए और मैंने क्या देखा, द स्काई वॉज लाइटनिंग विद द प्रोमिस ऑफ द सन। सन आने से क्या हो जाएगा, जो स्काई है उसमें क्या होगा, उसमें अंधेरा कम होने लग जाएगा और वो धीरे धीरे और ज़्यादा ब्राइट होने लग जाएगा। यहाँ पर वो बिजली की बात नहीं की जा रही है, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा लाइटनिंग। और आकाश में और चमक आने लग गई, किसके कारण, सन के कारण, सूर्य के कारण। नेक्स्ट वन, बैटरीज आर डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ and contain harmful heavy metal compounds that may leach into the soil। तो बैटरीज के बारे में बात की जा रही है कि इसमें बहुत हेवी मेटल कंपाउंड्स होते हैं और इन्हें डिस्पोज करना, इन्हें नष्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स है ये सॉइल, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे दो वर्ड्स है लीच। पहला वाला जो लीच है इसका मीनिंग है रिमूव केमिकल्स फ्रॉम सॉइल, ये है लीच। और दूसरा जो लीच है ये एक टाइप का वर्म होता है जो आपके पैर में चिपक जाता है और वह खून चूसने लग जाता है। दिस इज अ ब्लड सकिंग, कह सकते हैं ब्लड सकिंग पैरासाइट। स्पेशली आप किसी नदी के किनारे या किसी तालाब के किनारे जाएंगे तो वहां पर ये लीच होते हैं छोटे, ये चिपक जाते हैं और ये खून चूसने लग जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बैटरीज की बात की जा रही है, हेवी मेटल कंपाउंड्स दैट में लीच इनटू द सॉइल। ये आपका हो गया ऑप्शन LEACH। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या आ गए, BA। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। अच्छा, नंबर A, दिस स्टोरी वॉज पब्लिश्ड बाय द पोएट नेक्रासोव इन हिज रिव्यू एंड वॉज रिसीव्ड विथ एक्लमेशंस। तो कोई स्टोरी पब्लिश की गई है, उसका यहाँ पर बताया जा रहा है सेंटेंस में, जिसे काफी प्रेज मिला है। तो सबसे पहले है रिव्यू। व्हाट इज ए रिव्यू? रिव्यू इज ए क्रिटिकल आर्टिकल, कोई आर्टिकल जिसमें कि किसी फिल्म या बुक या स्टोरी, उसका क्रिटिकल एनालिसिस किया गया है कि उसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, वो है रिव्यू। नाउ व्हाट इज रिव्यू? रिव्यू इज ए थिएट्रिकल एंटरटेनमेंट। थिएटर में कोई एंटरटेनमेंट हो उसे हम कहते हैं रिव्यू। तो यहाँ पर ऑब्वियसली किसी थिएटर के एंटरटेनमेंट की बात तो नहीं हो रही है, यहाँ पर एक स्टोरी है जो पब्लिश किया गया है और उसका क्रिटिकल एनालिसिस हुआ है, ऑप्शन हो जाएगा रिव्यू। नंबर B, द टीम इज होपिंग टू साइन ए मार्क्यूई प्लेयर
टू टर्न देयर फॉर्चून्स आफ्टर अ डिजास्ट्रस स्टार्ट टू द सीजन। तो टीम की स्टार्ट बहुत खराब हुई है, अब उन्हें कोई स्पेशल प्लेयर चाहिए। तो यहाँ पे मीनिंग्स देखते हैं। सबसे पहला है मार्क्यूई, MARQUEE। तो यहाँ पर मार्क्यूई का मीनिंग क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट या पॉपुलर, बहुत पॉपुलर कोई आदमी या बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी। और जो दूसरा मार्क्यूई है MARQUIS, इस मार्क्यूई का मीनिंग होता है नोबल मैन ऑफ हाई रैंक बिटवीन कोर्ट एंड ड्यूक। बहुत हाई रैंकिंग का कोई एक नोबल मैन, कोर्ट या और ड्यूक के बीच वाला, जो जैसे कि इंग्लैंड में होते हैं ड्यूक वगैरह, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या फिट बैठता है, आप समझ गए। बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट या बहुत पॉपुलर प्लेयर चाहिए जो टीम के पूरे कंडीशन को बदल दे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्क्यूई। नंबर सी, इफ यू डोंट वेयर अ जैकेट एंड टाई यू वोंट पास मस्टर और मस्टर्ड एट दैट फैंसी रेस्टोरेंट। ओके, अब यहां पर देखिए, पास मस्टर, दिस इज एक्चुअली एन ईडियम। इसका एक मीनिंग होता है। व्हाट इज पास मस्टर? इट मीन्स टू मेजर अप टू ए स्टैंडर्ड, किसी एक स्टैंडर्ड तक पहुंचना, उसके बराबर होना, किसी बेंचमार्क या किसी स्टैंडर्ड के बराबर रहना। और ये जो मस्टर्ड है MUSTARD, इट इज द मस्टर्ड सीड। कुछ ज़्यादा मीनिंग लिखने की नहीं है। जो हम कहते हैं ना सरसों, वो है सरसों का दाना, वो है मस्टर्ड। यहाँ पर मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड प्लांट। तो यहाँ पर उस मस्टर्ड सीड या प्लांट की तो कोई बात नहीं है। इफ़ यू डोंट वेयर अ जैकेट एंड टाई, मतलब आप अगर जैकेट और टाई नहीं पहनेंगे तो उस फैंसी रेस्टोरेंट के स्टैंडर्ड तक आप नहीं रहेंगे। इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा पास मस्टर। नंबर डी, इट इज पिच ब्लैक। पिच ब्लैक मतलब पूरी कंप्लीट अंधेरा, टोटल अंधेरा। दे आर डिसओरिएंटेड एंड द ओनली साउंड इज अ लो रंबल एंड क्रीक और क्रीक फ्रॉम द बेली ऑफ द शिप। तो यहाँ पर दो वर्ड्स है क्रीक, CREAK। व्हाट इज दिस क्रीक? शार्प स्क्वीकिंग साउंड, हार्श साउंड, एक शार्प हार्श साउंड निकलना, आवाज निकलना, वो है ये क्रीक, CREAK। और दूसरा है CREEK। व्हाट इज CREEK? क्रीक, दिस इज अ स्मॉल स्ट्रीम। कोई बहुत छोटी सी बहने वाली नदी की एक धारा है, वो है स्मॉल स्ट्रीम, या इसे हम ज्योग्राफी में ट्रिब्यूटरी भी कहते हैं, स्मॉल स्ट्रीम। और तो यहां पर क्या होगा, यहां पे आवाज की बात हो रही है, ये कॉमा होगा। द ओनली साउंड इज अ लो रंबल एंड क्रीक। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका? CREAK, क्रीक। नंबर ई, एम्प्लॉई एट्रिशन और डेट्रिशन इज ए क्रिटिकल प्रॉब्लम फेस्ड बाय एन HR मैनेजर ड्यूरिंग दिस डेज। ये एट्रिशन वर्ड आपने तो कई बार सुना होगा, IT कंपनीज में बहुत एट्रिशन वर्ड काफी कॉमन होता है। तो एट्रिशन का मीनिंग क्या है? एट्रिशन मीन्स रिडक्शन इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज जब खुद से छोड़ के जाते हैं काफी बड़े मात्रा में, तो उसे हम एट्रिशन बोलते हैं, एट्रिशन। एंड व्हाट इज डेट्रिशन? डेट्रिशन मीन्स वेयरिंग अवे ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब कोई चीज फ्रिक्शन के कारण, घस घस के कोई चीज खराब हो जा रही है, कोई मशीन का पार्ट है वो घिस घिस के खराब हो गया है, तो उसे हम कहते हैं डेट्रिशन। तो यहाँ पर कोई ऐसे तो बात नहीं की जा रही है किसी मशीन के पार्ट की, यहाँ पर एम्प्लॉइज की बात की जा रही है। एम्प्लॉइज के साथ हमेशा यही वर्ड लगता है, एट्रिशन। तो ऑप्शंस क्या हो गए? ए, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 5। इन स्पाइट ऑफ द इनिशियल हॉस्टिलिटीज the meeting ended on a reasonably amicable or amiable terms.
ओके, सो देयर इज एमिकेबल एंड एमिएबल। फ्रेंड्स, इसका मीनिंग काफ़ी कुछ सिमिलर होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। एमिकेबल मीन्स शोइंग गुडविल, फ्रेंडली, पीसफुल, ये सभी मीनिंग्स है एमिकेबल वर्ड के। और एमिएबल क्या है? एमिएबल इज मोर रिलेटेड टू पर्सनैलिटी। व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी? फ्रेंडली पर्सनैलिटी, प्लेजेंट पर्सनैलिटी। तो एक तरह का है मीनिंग, परंतु फिर भी थोड़ा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? एमिकेबल जो वर्ड है ना, ये आपका जनरली किन में यूज होता है? एग्रीमेंट्स में। कोई ऐसा एग्रीमेंट जो दोनों पार्टीज के लिए फेवरेबल हो, एग्रीमेंट, मीटिंग्स, ये सब में यूज होता है। ऑफिशियल यूजेज है एमिकेबल का। और एमिएबल किस में यूज होता है? जनरली किसी पर्सन, किसी इंसान के नेचर, हाँ, उसके कैरेक्टर, उससे संबंधित होता है ये एमिएबल। यहां पर क्या बात किया जा रहा है? मीटिंग, इन स्पाइट ऑफ द इनिशियल हॉस्टिलिटीज, तो पहले काफी डिफरेंसेस थे दोनों पार्टीज में, पर मीटिंग का एंड किस पे हुआ? एमिकेबल टर्म्स, मतलब ऐसे टर्म्स पे एंड हुआ मीटिंग जिसमें कि दोनों को ही फायदा हो, दैट इज एमिकेबल। द पैनल बिगैन कंसिडरिंग द इशू लास्ट ईयर आफ्टर ए प्रोमिनेंट better or better sought to prove that it was possible to cheat the wagering system। तो यहां पर ये दो वर्ड्स है बेटर एंड बेटर, ठीक है। बेटर तो आपको पता ही है, ए इज बेटर देन बी, ज्यादा, बेहतर। हिंदी में सिंपल हम वर्ड बेस्ट आएगा बेहतर, बेहतर। तो बेटर क्या हो गया आपका? सुपीरियर क्वालिटी और एक्सेलेंस। हिंदी के काफ़ी वर्ड्स एक्चुअली हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स देखिए मैच करते हैं। हम यहाँ पर जस्ट आपको मैं एक्स्ट्रा एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ देखिए बेटर और हिंदी में हम कहेंगे बेहतर, तो कितना सिमिलरिटी है। एनीवे, नेक्स्ट है बेटर, तो इसका मीनिंग हो जाता है पर्सन हु बेट्स। आपने सुना होगा ना, क्रिकेट में मैचेस में बेटिंग होती है, तो जो बेट करता है उसे कहते हैं बेटर, राइट। तो यहां पर क्या आ जा रहा है? द पैनल बिगैन कंसिडरिंग द इशू लास्ट ईयर। पैनल ने लास्ट ईयर से ही इशू को ध्यान देना शुरू किया। कब? आफ्टर ए प्रोमिनेंट बेटर, बेटिंग करने वाला, सॉट टू प्रूव इट दैट इट वॉज पॉसिबल टू चीट द वेजरिंग सिस्टम, मतलब जो बेटिंग का जो सिस्टम था उसे चीट करना पॉसिबल है, तो इसलिए यहां पर ये वर्ड हो गया बेटर। जो बेटिंग का था उसकी बात की जा रही है। नंबर सी, द जूइश वोट इन सो फार एज इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ ब्लॉक और ब्लॉक इज इंपॉर्टेंट ओनली इन न्यूयॉर्क। सो फर्स्ट इज BLOC ब्लॉक, इसमें के नहीं आता है। ये ब्लॉक क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन्स और बिजनेसेस, कुछ लोगों का एक ग्रुप या बिजनेस ग्रुप, किसके लिए? फॉर कॉमन पर्पस। एक यूनाइटेड एक पर्पस को, किसी काम को अचीव करने के लिए एक ब्लॉक होता है। दूसरा ब्लॉक जो है ये हम कह सकते हैं पीस ऑफ वुड, हाँ, वुडन ब्लॉक, एक वुडन पीस, वो हो गया ब्लॉक। तो यहाँ पे तो वुडन पीस वगैरह का कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा BLOC ब्लॉक। नंबर डी, continuous or continual effort is the key to unlocking our potential because without it we would never be successful। तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है। पहला है continuous, continuous means without interruption, जो जिसमें कोई रुकावट ना हो, हाँ, without interruption, बिना रुके, continuous। और व्हाट इज कंटिन्यूअल? कंटिन्यूअल मीन्स हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंट या रिपीटेड, ओके। तो यहां पर कौन सा वर्ड आ जाएगा आपका? कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल एफर्ट इज द की टू अनलॉकिंग आवर पोटेंशियल। कैसा एफर्ट? जो लगे रहे, जिस एफर्ट में कोई रुकावट ना आए, उस तरह का एफर्ट का बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा कंटिन्यूअस एफर्ट,
कंटिन्यूअस लगातार एफर्ट चाहिए। नंबर ई, ए नेशनल एफर्ट टू एनकरेज बिजनेसेस टू एम्प्लॉय वर्कर्स विद डिसेबिलिटीज इज टेकिंग ए लाइट हार्टेड टैक्ट और टैक rather than a sober or earnest approach। तो यहां पर दो वर्ड हैं, टैक्ट एंड टैक। चलिए मीनिंग देखते हैं। व्हाट इज टैक्ट? टैक्ट इज डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल वे में किसी सिचुएशन को हैंडल करना, दैट इज टैक्ट। इसमें और एक वर्ड आ जाता है जिसे हम कहते हैं टैक्टफुल, टैक्टफुल। और दूसरा जो है टैक, टैक मीन्स हाउ यू डील ए सिचुएशन, किस तरह से आप किसी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, या कह सकते हैं हम डायरेक्शन ऑफ थॉट्स। इसके बहुत मीनिंग्स होते हैं, डायरेक्शन ऑफ थॉट्स, वर्ड्स। टैक का और एक मीनिंग होता है नेल, दीवार पर हम नेल लगाते हैं, वो भी एक टैक होता है, एक तरह का एक टैक लगाया जाता है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ए नेशनल एफर्ट टू एनकरेज बिजनेसेस टू एम्प्लॉय वर्कर्स विद डिसेबिलिटीज इज टेकिंग ए लाइट हार्टेड टैक, रादर देन ए सोबर और अर्नेस्ट अप्रोच। यहाँ किसी डिप्लोमेटिक वे में किसी चीज को हैंडल करने की बात की नहीं जा रही है। जो नेशन का एफर्ट है डिसेबल्ड वर्कर्स को एम्प्लॉय करना, उसमें क्या हो रहा है, लाइट हार्टेड टैक, नॉट टैक्ट। ओके, तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस क्या हो गए, ए बी ए बी, ए बी ए बी, ये आपका हो गया ऑप्शन, राइट। तो फ्रेंड्स ये 5 क्वेश्चन थे हाई लेवल के, जो आपके नए पैटर्न इंग्लिश के जो क्वेश्चन सीरीज है IBPS SBI इसमें आते हैं, ये हमने कवर किया। आगे भी हम ऐसे वीडियोस आपको डेफिनेटली लाते रहेंगे, और अभी हम एश्योर करते हैं कोई तरह का ऐसा ब्रेक नहीं होगा जो इस बार हो गया था। तो आपको ये वीडियो इधर पसंद आया तो आप इसे डेफिनेटली लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, उसके बगल में नोटिफिकेशन आइकॉन पर क्लिक करिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर से शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप आगे कैसे वीडियोस चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर से बताइए। हमारे पहले के वीडियोस का लिस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारा फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, हमारे ईमेल देख सकते हैं, और आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।